नमस्कार दोस्तों, टारगेट लर्न के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों, तो आप लोग पिछली वीडियो जितनी भी देख रखे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार साबित होंगी आप लोगों के लिए। अगर नहीं भी देखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को देखिए जा करके हमारे प्लेलिस्ट से। और जितनी भी वीडियो हैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है सारी वीडियो का, आप लोग ओपन करके वीडियो ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले। दोस्तों, तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं हम लोगों का टारगेट क्या है, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी 30 में 30 यानी 30 में 30 क्वेश्चन करने का टारगेट है हम लोगों का। और एक क्लास उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जितने भी टॉपिक हम इसमें कवर कराएंगे आपको, पूरी CDP की जितनी भी टारगेट पूरा CDP का है हमारा आज कंप्लीट कराने का, जितनी भी कराएंगे जिससे कि आपको 30 में 30 अचीव करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से ही बात करेंगे जिससे कि क्वेश्चन बनते हैं वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास कहा जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप लोग पहले इसको समझ लीजिए कि वृद्धि किसको कहते हैं, और वृद्धि इधर ले लीजिए और विकास इधर ले लीजिए। वृद्धि और विकास, इसको समझने से पहले हम समझ लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि वो चीज़ होती है जो कि जिसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे कोई भी बच्चा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, उसमें कुछ एज में और हाइट में वृद्धि हो रही है, तो उसको हम वृद्धि कहेंगे। जो भी उसके हाइट में वृद्धि हो रही है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, वो हमारी वृद्धि हो गई। अब विकास के बारे में आप लोग समझ लीजिए, विकास वो चीज़ होती है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है। जिसके जो विकास उसके कई शाखाओं में होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है। आप देख के किसी को नहीं बता सकते कि कितना उसमें विकास हो रखा है। दोस्तों, तो ये होता है विकास। यहाँ तो बहुत छोटा सा आपको हम दिए क्लू, इसके बाद हम डिटेल में इसको लेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग हम देख लीजिए क्या है कि विकास कितने प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक विकास होता है, ठीक है, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। तो शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं? शारीरिक विकास वो है जो कि शरीर के बॉडी के स्ट्रक्चर में जो विकास हो रहा है, हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर में चेंजिंग होता है, विकास में चेंजिंग होता है, उसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास। उसके बाद आता है आपका संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब आपके जो मानसिक तौर पे जो विकास हो रहा है, उसको बोलते हैं हम क्या? संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद आता है आपका सामाजिक विकास। सामाजिक मतलब सोशल जो डेवलपमेंट होता है, समाज के तौर पे आपको रहन सहन, लोगों के प्रति कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को अरेंज कर पा रहे हैं समाज में, होता है हमारा सामाजिक विकास। आता है उसके बाद से सांवेगिक विकास। सांवेगिक मतलब भावनात्मक परिवर्तन, इमोशनल डेवलपमेंट। जो आपके अंदर धीरे धीरे जो बड़े छोटे पे जो गुण थे वो भावनात्मक रूप से बदलते जाते हैं, बड़े होते हैं, थोड़ा गुस्से का नज़रिया होता है धीरे धीरे, मतलब जो भी आप में भावनात्मक रूप से चेंजिंग आती है उसको हम बोलते हैं सांवेगिक विकास। तो दोस्तों, ये रहे 4 प्रकार के विकास हमारे अंदर। विकास के अंदर ये आते हैं, क्या आते हैं? शारीरिक विकास, जो मेरा फिजिकल चेंजिंग हो रहा है, फिजिकल जो चेंज होता है, हम बड़े होते हैं, हमारी जो भी शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, वो शारीरिक विकास के अंदर आता है। संज्ञानात्मक में आता है आपका जो मानसिक तौर से हम डेवलप होते हैं, जो हमारे दिमाग में हर चीज़ें को सोचने समझने के जो संज्ञान डेवलप होता है, उसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और सामाजिक, हम जो सोशल समाज में रहने के लिए जो हमारे अंदर से डेवलप होता है, समाज में कहाँ किस तरह अरेंज करना है, कैसे रहना है, उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास। और ये संवेगिक विकास होता है हमारी भावनात्मक में जो परिवर्तन, इमोशनल जो हम लोग बदलते हैं, इमोशनली जैसे जैसे डेवलप करते जाते हैं हम लोग बदल जाते हैं। दोस्तों, तो ये हो गए 4 डोमेन आपके, किसके? विकास के 4 डोमेन हो गए यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेंगे बहुत अच्छे से इसके बारे में, क्या? वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आपकी आ जाएगी क्या? इसमें आ जाएगी वृद्धि और विकास को। इसको समझ ही चुके हैं आप लोग कि एक हाइट में परिवर्तन, मानसिक रूप से परिवर्तन, इसके कई सारे फैक्टर हैं। क्या क्या अंतर होता है, क्या इसमें अंतर आते हैं? वृद्धि जो होती है एक अवचेतन प्रक्रिया है, अवचेतन प्रक्रिया है। पूछ देता है, ऑप्शन में पूछता है कि वृद्धि किस प्रकार की, अवचेतन है, चेतन है, इस प्रकार से पूछता है, लेकिन ये चेतन प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया होती है क्या? विकास। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा, ठीक है, वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन संबंधित है। ये जो वृद्धि होती है शारीरिक परिवर्तन होता है, हम बताएं आपसे शारीरिक परिवर्तन है क्या? वृद्धि। लेकिन ये जो होती है ये शारीरिक नहीं होकर के ये क्या होती है? विकास। ये होता है हमारा शारीरिक, मानसिक और तीनों तौर से होता है। शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, और संज्ञान में भी होता है क्या? हमारा
विकास, और उसके बाद से सोशल भी होता है, सामाजिक भी होता है विकास। यानी चारों तौर से जो चारों डोमेन हम यहाँ बताए थे विकास के, उस तरह से होता है हमारा विकास। ठीक है, इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाता है। क्या होता है, ये वृद्धि जो होती है एक समय अंतराल के बाद, एक समय के बाद रुक जाती है, पर विकास चलता रहता है, हमेशा हमेशा चलता रहता है विकास। इसमें ऐसे ऐसे आप लेकर के आपको ये हमेशा सरल से जटिल की ओर अपना प्रोग्रेस करता है। एक बिल्कुल एक विकास जो होता है हमारी एकदम एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, क्रमबद्ध कहने का मतलब है कि विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी हमारा क्रमबद्ध ही चलता है, ऐसा नहीं है। और ये परिवर्तनशील नहीं होता, ये वृद्धि कभी परिवर्तनशील नहीं होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से उससे पहले भी थोड़ी बात जान लीजिए आप, वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है। क्या होती है, मात्रात्मक होगी आपकी, जबकि विकास होगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से होता है, लेकिन वृद्धि बस मात्रात्मक होगी, मतलब शारीरिक परिवर्तन होगा उसमें। लेकिन विकास में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं दोस्तों। तो ये आपके रहे क्या पॉइंट हम बिल्कुल आज कवर कराएंगे CDP को, और आप देखते रहिए। इसी में आपका आ जाता है क्या, इसी में हम लोग देख लेंगे क्या, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। इसके बारे में पूछ लेता है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल को क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। तो इसको पहले आप लोग समझ लीजिए क्या, फाइन मोटर स्किल जो होता है, फाइन मोटर स्किल, ठीक है, फाइन मोटर स्किल होता है क्या, सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, यहाँ होता है ग्रॉस मोटर स्किल होता है स्थूल गतिक कौशल। तो हमेशा सबसे पहले फाइन मोटर स्किल बच्चे, इसका मतलब ये होता है आपका फाइन मोटर स्किल का कि जो छोटी छोटी ज्ञानेंद्रियों से बच्चा काम करना शुरुआत में, जब भी छोटा बच्चा रहता है तो अपने हाथ पांव उंगलियों को हिलाता है, धीरे धीरे मतलब काम करना शुरू करता है। उसके बाद से उसके ग्रॉस मोटर स्किल में परिवर्तन, वो दौड़ना भागना चलना, मैंने बड़े बड़े मसल का जब यूज करता है तो उसमें आती है ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब बड़ी मसल का यूज, बड़ी ग्रंथियों का प्रयोग। यहाँ पे करता है छोटी छोटी ग्रंथियों का प्रयोग, छोटी छोटी ग्रंथियों का प्रयोग बच्चा करता है। इसमें फाइन मोटर स्किल में, ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी ग्रंथियों का प्रयोग करता है। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हमेशा वो अपने फाइन मोटर स्किल से ही काम चलाता है। कभी कभी उंगली को पकड़ के खींचना, उंगली से कोई काम करना, पकड़ना, खाना पीना करना। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो दौड़ना भागना जब भी शुरू करता है तो बड़ी बड़ी मसल का यूज़ करता है, हाथों का पूरा यूज़ करने लगता है दौड़ने में, तो ग्रॉस मोटर स्किल होती है। और ये फाइन मोटर, शुरुआत में फाइन मोटर स्किल काम करती है, उसके बाद से ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होकर के हमारा काम करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे अपना हो गया डेवलपमेंट और विकास से रिलेटेड। फिर आइए हम अगला नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, कर लें क्या स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम बताएंगे, वृद्धि विकास के चरण। आपका अगला टॉपिक है विकास के चरण। तो आपका आ जाता है पहला, इसमें आता है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहला आपका आता है क्या, इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था। इसको इन्फेंसी एज जो बोलते हैं, ये होता है 0 से 2 वर्ष तक, ये हमारा मान्य होता है। ताकि इसके बारे में हम सारी बात कर लेते हैं, एक एक करके। हम 4 अवस्थाएं हैं, विकास के चरण हमारे 4 हैं, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। आ जाता है शैशव, 0 से 2 वर्ष। कहने का मतलब बच्चा जैसे पैदा होता है उसके 2 वर्ष तक ही शैशवावस्था रहती है, जिसमें कि इसी के अंदर भी हमारे बालक का विकास भी होता है, बच्चों का धीरे धीरे भाषाई विकास होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी। इसमें कुछ खास नहीं है इन्फेंसी एज में। इसको कभी कभी लोग इसमें हो जाता है कि आपका डर्टी एज भी इसको लोग बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारी इन्फेंसी एज को, क्योंकि बच्चा धूल पानी माटी में खेलता रहता है, इसको डर्टी एज भी बोला जाता है दोस्तों। आइए अब दूसरे के बारे में बात, जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कस कर लेंगे। जबकि ये हम बस याद रखिए कि शैशवावस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। आपका दूसरा आ जाता है क्या, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, आपकी पूर्व बाल्यावस्था हो जाती है क्या, 2 से 7 वर्ष की, यानी 3 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है पूर्व बाल्यावस्था में
काउंट की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था यही होती है हमारी। इसमें बालक का भाषाई विकास बहुत चरम पे होता है। भाषाई विकास बालक का चरम पर होता है। कहने का मतलब है कि 3 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे का पूरा भाषाई विकास हो जाता है। मतलब 95% बच्चे का डेवलपमेंट मानसिक तौर पे यहाँ पे हो जाता है। बच्चा 95% डेवलप कर जाता है। किस में? बाल्यावस्था 3 से 7 वर्ष की उम्र में पूर्ण रूप से उसकी भाषाई विकास डेवलप हो जाती है। वहाँ पे जो भी बच्चा जो सीख लेता है, आने वाले समय में परिवार में चाहे जो भी उसके बाद उम्र आएगी, बाल्यावस्था किशोरावस्था आएगी, वो उसी का अनुभव करते हुए आगे बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एज मानी जाती है पूर्व बाल्यावस्था। यहाँ पे वो एक और बात जान लीजिए, यही चारों स्टेज आपको काम करेंगे किसमें? प्याजे में भी। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के भाषाई विकास बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी उम्र में बच्चे का भाषाई विकास भी होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि भाषाई विकास का सबसे इम्पोर्टेंट चरण कौन सा है, तो ये बाल्यावस्था जो होती है, पूर्व बाल्यावस्था सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसी चरण में हम लोग बात कर लेंगे। तीसरा क्या हमारा? तीसरा होता है बाल्यावस्था। इसको अलग अलग नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। बाल्यावस्था यहाँ पे पूर्व के बाद यहाँ पे होती है बाल्यावस्था, जो कि होती है 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग एज भी बोलते हैं। गैंग आयु भी बोलते हैं, जब जिसने गैंग एज। ठीक है, यहाँ पे इसको गैंग एज भी बोलते हैं। किसको? बाल्यावस्था को गैंग एज भी बोला जाता है इसको। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? बच्चे का मूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। यहाँ पे बच्चा मूर्त रूप से चिंतन शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे उसका मूर्त रूप से चिंतन भी शुरू है। किस में आकर? बाल्यावस्था में आने के बाद मूर्त रूप से बच्चा चिंतन शुरू कर देता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा समझ आगे जाकर के जब भी आएगी हमारी स्टेज, पियाजे की स्टेज आएगी, वहाँ पे हम पूर्ण रूप से इसको आपको डिफाइन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपका आ जाता है क्या? बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। यहाँ पे इसको गैंग एज भी बोला जाता है। इसको आप याद रखिए, कभी कोई एग्जाम में पूछ लेता है गैंग एज कौन सी होती है, तो बाल्यावस्था हमारी गैंग एज बोली जाती है दोस्तों। आइए अब हम चौथे के बारे में बात कर लेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब वो होती है हमारी किशोरावस्था। चौथी अवस्था आ जाती है आपकी किशोरावस्था। अवस्था। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरी देखिए, आपको बहुत एग्जाम मदद करेगी, क्योंकि हम वही पॉइंट लेकर के बात कर रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में आएगा, मदद करेगा। ये होती है 11 से एबव जितनी भी होती है वो आपकी हो जाती है किशोरावस्था में आती है। 18 वर्ष तक तो माना जाता है हमारा मिनिमम। तो यह आ जाती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी बोलते हैं तूफान एवं तनाव की अवस्था। इसको बोला कौन था, ये आप लोग याद करिएगा, स्टेनले हॉल ने इसको बोला था तूफान एवं तनाव की अवस्था। किसको? किशोरावस्था हमारी कही जाती है तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है। यहाँ पे बच्चा को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा हम डिसाइड करें, किस रूट पे चलें, कौन सा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे उलझने आ जाती हैं दोस्तों। तो इस अवस्था को हम कहते हैं किशोरावस्था, जहाँ पे अगर बच्चा की एनर्जी और उसके समझ को अच्छी तरह से यूज किया जाए तो बहुत आगे तक को डेवलप कर सकता है, वरना यहीं पे आकर के बच्चे का ज़्यादा मोटिवेशन नहीं हो पाता है और वो गलत और सही में चुनाव न करके अपना राह का अच्छे से चुनाव नहीं कर पाता है और वहाँ पे दिक्कतें उसको पैदा हो जाती हैं। इसको ही बोलते हैं तूफान एवं तनाव की अवस्था। काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें सामना करना पड़ती है बच्चों को, इसी को बोलते हैं किशोरावस्था। 11 से और इतने वर्ष तक एबव। तो दोस्तों पूरी तरह से आप बने बिल्कुल CDP यहाँ पे हम कवर करा रहे हैं, पूरा CDP इसमें आपको कवर करा देंगे। बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा हमारा, जो भी पॉइंट आ रहा है एग्जाम में वही चलेगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अपना। तो हम बात कर लेंगे इसी का एक और टॉपिक है आपका क्या? नेचर और नर्चर। ये नेचर एंड नर्चर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकृति और पोषण, और भी बोल देते हैं इसको क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता और वातावरण। इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ देता है नेचर और नर्चर, प्राकृतिक पोषण भी बाद में आपको
क्या इफेक्टिव होता है, किसमें, वृद्धि और विकास में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों आप बिल्कुल इस तीनों नाम आप याद रखें, नेचर, नर्चर बोले, इसी को हम प्रकृति और पोषण भी कहते हैं। इसी को कभी कभी पूछ देता कि प्रकृति का इसमें से किससे संबंध है, तो आपका आनुवंशिकता से होगा। पूछ देगा पोषण का, तो वातावरण से संबंध होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है कि वृद्धि और विकास में नेचर और नर्चर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग बोलेंगे कि ये दोनों अंतर संबंधित है, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है कि इसमें वृद्धि और विकास दोनों पे, बालक का वृद्धि और विकास इससे प्रभावित होता है। अगर आप किसी बच्चे को बहुत अच्छे परिवार से पैदा हो रहा है और उसको आप अच्छा वातावरण नहीं दे पाएँ, उसको डकैती, चोरी और सभी इस वातावरण में रख दीजिए, तो वैसा ही वो बच्चा ढल जाएगा, उसका मानसिकता का कोई असर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वातावरण उस पर हावी हो जाएगा। इसलिए बच्चे को कहा जाता है कि आप वातावरण प्लस अनुमानसिकता दोनों का असर दिखना चाहिए, उस अवस्था में उस तरह से मेंटेन करके आप रखिए ताकि उस पर दोनों का असर दिखाई दे, ताकि उस पर कोई बाहरी जो वातावरण का असर है ज़्यादा इफेक्टेड ना हो। कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा को आप एक बहुत ज़्यादा सुसज्जित परिवार में पैदा कर दिए, उसके मम्मी पापा बिल्कुल एकदम अच्छे परिवार से हों, अच्छा होगा तो उसकी आनुवंशिकता भी अच्छी होगी। पर आने वाले समय में अगर उसका परिवेश हम लोग चेंज कर दें, उसको अलग परिवेश में रख दिया जाए, चोरी चमारी और इसके परिवेश में रख दिया जाए, तब जाकर क्या हो जाएगा, उसका प्रकृति यानी हमारा जो होगा वातावरण चेंज करके वो उसी में ढल जाएगा, उसकी आनुवंशिकता का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों को हमेशा दोनों तरह का बैलेंस करके वातावरण और प्रकृति यानी आनुवंशिकता का असर दिखाई देना चाहिए दोस्तों। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है नेचर नर्चर का जो डिबेट होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। हम बस यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिए, इतना ही आपको काम भी आएगा। नेचर नर्चर किसे कहते हैं, प्रकृति को नेचर और नर्चर पोषण को कहते हैं, इसी को आनुवंशिकता भी कहते हैं, इसी को वातावरण भी कहते हैं। तो इन दोनों का यही क्वेश्चन बनता है कि आनुवंशिकता वातावरण का वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो आपका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल बहुत असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है इन दोनों चीज़ों का। किस पे, आपके वृद्धि और विकास पे। आइए इसी क्रम में फिर नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, पूरा CDP आज कवर कराया जाएगा इसके माध्यम से। एक और टॉपिक इसी का रिलेटेड हमारा है क्या, व्यक्तिक विभिन्नता। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिक विभिन्नता मतलब कोई भी दो लोग होते हैं वो एक समान नहीं हो सकते। कोई भी दो लोग हैं, आप देख लीजिए नेचर में, वो लोग एक समान हो ही नहीं सकते। ये दोनों लोगों में कुछ ना कुछ व्यक्तिक विभिन्नता जरूर आती है, व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाएगी। और इसमें व्यक्तिक विभिन्नता के असर क्या हो सकते हैं, आप देख लीजिए। इसमें असर होंगे आपके क्या, वातावरण का असर होगा, आनुवंशिकता का असर होगा, ठीक है। आनुवंशिकता वातावरण, यहाँ भी आपका वातावरण कुछ और होगा, यहाँ भी आनुवंशिकता कुछ और होगी। यहाँ तक कि आपके एक ही माता पिता से पैदा हुए बच्चों में भी कोई समानता नहीं होती, जरूर कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे व्यक्तिक भिन्नता इसे ही बोला जाता है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि आनुवंशिकता इसमें असर करता है, किसमें, व्यक्तिक विभिन्नता में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का असर होता है। इसमें हम दो तरह के विभिन्नता कर सकते हैं। क्या होती है, एक होती है क्या, इनहेरिटेड, मतलब इनहेरिटेड जो होती है वो हमारी क्या होती है, इनहेरिटेड जो होती है आनुवंशिकता ये होती है। एक एक्वायर हम लोग कर देते हैं, वातावरण से एक्वायर्ड करते हैं, वो हमारी मानी जाती है क्या, वातावरण का एक्वायर्ड किया हुआ होता है। मतलब जो भी हम बाहर से आनुवंशिकता जो हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, समाज में रह करके जो सीख रहे हैं, सामाजिकता से सीख रहे हैं, लोगों को देख करके अनुकरण करके सीख रहे हैं, अंतःक्रिया के द्वारा सीख रहे हैं, वो हमारी क्या होगी, एक्वायर्ड होगी, व्यक्तिगत भिन्नता। लेकिन जो हम इनहेरिटेड में पाए हैं, विरासत में पाए हुए हैं, आनुवंशिकता के तौर पे हम पाए हुए हैं कि हमारे परिवार जो पूर्वज कैसे रहते आए हमें भी वैसे ही पालन करना है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनहेरिटेड, मतलब विरासत के तौर पे मिला है क्या आपको। व्यक्तिगत भिन्नता इसमें भी पाई जाएगी और कुछ हम लोग एक्वायर करेंगे अपने समाज, परिवार और लोगों के अंतःक्रिया के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, अपने सहपाठियों के माध्यम से कुछ हम लोग ग्रहण करेंगे, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्वायर्ड, मैंने वातावरण से हम लोग ने एक्वायर्ड किया उसको, और यहाँ पे हम इनहेरिट किए हैं। तो इस प्रकार से आपको व्यक्ति विभिन्नता में भी आनुवंशिकता और वातावरण का काफ़ी रोल होता है। व्यक्ति विभिन्नता भी आनुवंशिकता और वातावरण के कारण ही होती है। आनुवंशिकता वो होती है जो हम लोग विरासत में पाते हैं, ठीक है, और वातावरण से वो होता है जो हम लोग एक्वायर करते हैं, समाज के साथ अन्तःक्रिया करके, अनुकरण करके जो लोग हम लोग सीखते हैं उसको एक्वायर्ड व्यक्ति भिन्नता बोला जाता है दोस्तों। तो बस यही, ये इतना ही टॉपिक है, जितना भी हम कवर करा रहे हैं आपको, बस इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, इतना ही आप लोग कवर करके और देख कर जाइए, बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं अब, और इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है
नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं मोटिवेशन। हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन का। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम लोग मोटिवेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपको अभिप्रेरणा की बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। किसी भी बालक में सीखने समझने की रुचि जो आपकी पाई जाती है वो अभिप्रेरणा ही होती है। बच्चा अगर अभिप्रेरित नहीं है, अंदर से अभिप्रेरित नहीं है, उसके अंदर अभिप्रेरणा नहीं है, ना उसके अंदर सीखने की कोई क्षमता है, अभिप्रेरणा को नहीं जागृत कर पाया है, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा, आपको कुछ भी सिखा लीजिए, उस सीखने के लिए भाषा हो चाहे कुछ भी आप सिखा लीजिए, वो बिल्कुल एक्वायर नहीं कर पाएगा। इसलिए अभिप्रेरणा का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। किसी बच्चे के विकास में, उसको सीखने की शैली में, उसके अधिगम में अभिप्रेरणा काफ़ी अहम रोल निभाता है। जब तक बालक अभिप्रेरित नहीं होगा, खुद से अभिप्रेरणा नहीं ग्रहण करेगा, समाज को देख करके, अंतःक्रिया करके, या लोगों को, अपने पीयर ग्रुप को देख करके, तब तक उसके अंदर सीखने और समझने की शैली डेवलप नहीं होगी। मोटे तौर पे आप यही समझिए कि अभिप्रेरणा जो होती है हमारे सीखने समझने, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की प्री नीड होती है। प्री नीड हमारी यही होती है। बिना इसके आप की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी, ना ही कोई आपको सिखा सकता है ज़बरदस्ती। तो यहाँ पे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि ऑप्शन 4 दिया रहेगा, उसमें लैंग्वेज भी रहेगा, अभिप्रेरणा भी रहेगी, रुचि भी रहेगी, ऐसे ऐसे करके कहता किसी बच्चे को अगर भाषा सीखना है, चाहे जिसमें भी वो डेवलप करना है, तो उसको सबसे ज़रूरी यानी प्री आवश्यकता क्या होती है, पूर्व आवश्यकता उसको क्या होगी, तो उसको मोटिवेशन की प्री आवश्यकता होनी चाहिए। मोटिवेशन यानी अंदर से वो मोटिवेटेड बच्चा होना चाहिए, तब जाके आप जो भी सिखाएंगे वो सीखने के लिए तैयार रहेगा और रुचि के साथ सीखेगा। रुचि और मोटिवेशन दोनों अंतर संबंधित है। बिना मोटिवेशन के रुचि नहीं जागृत होगी। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है सीखने की, तो आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं होंगे, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जाकर के आपको यह स्टेट में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम डिटेल में आपको बाद में मिलेंगे। अभी जो ज़रूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटेट के लिए, या जो भी हमारे टेट एग्जाम है उनके लिए, इतना ही जानना जरूरी है कि मोटिवेशन हमारी प्री रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे को किसी भी भाषा या कुछ भी अधिगम कराने के लिए हमारी पहली आवश्यकता क्या होती है, मोटिवेशन होती है। अगर वो मोटिवेटेड है बच्चा, तो सीखने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा, उसके अंदर रुचि भी जागृत होगी और वो सीखेगा। आइए अगला हम लोग बात कर लेंगे। जगह कम होने की वजह से दोस्तों थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी आप टॉपिक को कवर करिए पूरा, बिल्कुल आपको एग्जाम में मदद मिलेगा। थोड़ी जगह कम होने की वजह से थोड़ा टाइम भी लग रहा है इसको इरेज करके, और आप लोगों को बार बार लिखने में। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा है ऐसे ही, तो बिल्कुल आप लोगों को चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों। तो आइए आप बात कर लेंगे हम लोग जेंडर के बारे में। जेंडर के बारे में, इसमें दो चीज़ें होती है, जेंडर और सेक्स, दो चीज़ें होती हैं। ये जेंडर जो होता है ये सोशली यानी सामाजिक तौर से डिसाइड किया जाता है, जबकि अगर सेक्स आपसे पूछ दे तो ये जैविक होता है। बहुत माइन्यूट अंतर होता है, बहुत इसमें गलतियाँ होती हैं लोगों को। अगर जेंडर पूछ रहा है कि जेंडर अवधारणाएं किसके द्वारा दी जाती हैं, तो आप सीधा टिक करेंगे सामाजिक है, समाज के द्वारा रूढ़िबद्ध है, समाज इसको डिसाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन ये जैविक, अगर सेक्स की बात करें तो ये जैविक है, ये बायोलॉजिकल है, इसको समाज नहीं डिसाइड करता है, इसके माता पिता के गुण द्वारा ही ये जैविकी आपसे सेक्स का आप प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो जेंडर होता है ये समाज द्वारा हमें डिसाइड कर दिया जाता है। समाज में जो भी रूढ़िबद्धियाँ बनी हुई हैं पहले से, कि लड़का अंदर का काम नहीं करेगा, लड़की घर के काम करेगी, लड़की बाहर नहीं जाएगी, लड़के अंदर का काम नहीं करेंगे, घर का काम नहीं कर सकते, क्या है ये सामाजिक तौर से हमारी क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता है। एक जेंडर रूढ़िबद्धता बना दी गई है, रूढ़ी रूप से चलती आ रही है, हमारे पहले के ज़माने से पूर्वजों से ये कहानियाँ चलती आ रही हैं। समाज ने हमें तय किया है कि ऐसा होना चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। कोई अंदर का काम करे, कोई बाहर काम करे, हमें करना चाहिए। क्लास में भी ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि लड़के मैथ सीख सकते हैं, लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती, बिल्कुल सीख सकती हैं। इसमें जेंडर रूढ़िबद्धता मानी जाती है, जो कि समाज तय करता है इसको। दोस्तों बस इतना आप लोग याद रखिए कि जो भी जेंडर होता है वो समाज डिसाइड करता है, और जो भी सेक्स होता है हमारा वो जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है, इसको समाज नहीं डिसाइड करता है। ये हमारी प्राकृतिक तौर से देन होती है, ये डिसाइड होती है। तो इतना आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे हम कवर करा रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। स्पेस कम होने को पूरी डिफाइंड हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ पर ध्यान दीजिए और इसको आप लोग ग्रहण कीजिए। क्या हमने बोला, जेंडर होता है जो सामाजिक होता है, सेक्स हमारा बायोलॉजिकल होता है, जैविक होता है। हमारा जो समाज डिसाइड करता है कि जेंडर क्या है, किसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं। लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, लड़के अंदर का काम नहीं करेंगे, लड़के खाना नहीं बनाए, जितने भी ये सामाजिक तौर से हमारी रूढ़िबद्धता आती जा रही है पूरे
वर्षों वर्षों से हमारे पिछले, वो हमारे जेंडर डिसाइड होता है किस समाज के द्वारा, और सेक्स डिसाइड होता है जैविक यानी बायोलॉजिकल, ये नेचर द्वारा डिसाइड होता है दोस्तों। तो आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। फिर आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रख के चलेंगे, CDP 30 में 30 जो भी क्लास हो रही है आपको 30 में 30 दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, और बिल्कुल शॉर्ट में, ऐसा भी नहीं कि इस समय आप लॉन्ग करें और समझ भी ना पाएँ और उसमें उलझनों में उलझन है, बिल्कुल वो टॉपिक हम उठा के आप लोग करा रहे हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम आप गेन कर सकें। तो आइए देख लेते हैं यहाँ भाषाई विकास, अगला टॉपिक है आपका भाषाई विकास आपका होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपका आ जाता है, क्या क्या आता है आपका, एक तो सोशली तौर से होता है, फिर एजुकेशनल तौर से होता है, फिर बायोलॉजिकल तौर से आपका जो भी विकास होता है, इसमें आपका लैंग्वेज विकास होता है। इसमें आपको आ जाता है क्या, सबसे फर्स्ट स्टेज आती है कुकिंग, ठीक है। कुकिंग जो बच्चा करता है ये लगभग 6 वीक में बच्चा करना शुरू कर देता है। दूसरी आपकी आती है क्या, बबलिंग आती है। बबलिंग जो होती है वो करीब करीब आपको आ जाती है क्या, एबव 6 मंथ तक बबलिंग आ जाती है। ऐसे ऐसे करते आपको कई स्टेज आपके करीब करीब 5 स्टेज पाए जाते हैं। और 1 वर्ड बच्चा बोलता है, 1 वर्ड बोलता है बच्चा कितने में, आपका अराउंड 1 ईयर में 1 वर्ड का वो स्पीच देने लगता है, ठीक है। उसके बाद इससे चौथा आ जाता है आपका क्या, 2 वर्ड बोलता है। 2 वर्ड बोल देता है आपको करीब करीब वो 18 मंथ यानी 1.5 महीने में, 18 मंथ में करीब करीब 2 वर्ड बोलने लगता है। फिर फाइनली आपको 5वां स्टेज आता है लार्ज वर्ड और लार्ज सेंटेंस का यूज़ करने लगता है। वो क्या, 2 to 4 ईयर, जो कि हम आपको पहले बताए थे कि यही जो एज होता है वो पूर्व बाल्यावस्था का एज होता है। यहाँ पे बच्चे का भाषाई विकास चरम पे होता है। यहाँ पे जो भी बच्चा सीख लेता है पूरी लाइफ उसको एक्वायर्ड किया रहता है, और 95% यहाँ पे उसका लैंग्वेज का विकास हो जाता है, किसमें, पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम बात कर लिए इसके भाषाई के बारे में। और भाषा के रिलेटेड 2 वैज्ञानिक थे, भाषा और विचार पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहस है और उसको समझना भी यहाँ पे ज़रूरी है। क्या है ये भाषाई विकास के बारे में, 2 थे, एक तो प्याजे जी थे, प्याजे और बाइगोस्ट के दोनों वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा था, प्याजे जी कहे थे क्या, और बाइगोस्ट की यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन इससे पूछ रखा है, भाषा और विकास को लेकर के, विचार को लेकर के पूछता है। तो प्याजे कहते हैं कि विचार जो है, विचार भाषा से पहले है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाइगोस्की कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे जो है भाषा जो है विचार से पहले आती है। यहाँ पे आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से आप कंठस्थ करिए कि ये बोलते हैं प्याजे कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है, जबकि यहाँ ये बोलते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है, ठीक है। और यहाँ ये भी बोलते हैं कि अहम केंद्रित जो वाक्य होता है, बच्चा जो करीब 2 से 6 महीने, 2 से 3 साल के बीच जो बोलता है, अहम केंद्रित यानी खुद से जो वार्ता करता है, इसका इन्होंने कोई विशेष महत्व नहीं दिया है अपने भाषा में। जबकि ये निज भाषा यानी प्राइवेट स्पीच को काफ़ी महत्व दिए हैं वाइगोत्स्की कि इसके विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है। लेकिन इन्होंने कहा अहम केंद्रित इसके मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास में कोई विशेष मदद नहीं करता है। तो अहम केंद्रितता को इन्होंने मदद नहीं दिया माना है, लेकिन ये निज भाषा को, प्राइवेट स्पीच को मदद करने को बोलते हैं, किसमें, कि बहुत ज़्यादा मदद करती है, किसमें, संज्ञानात्मक विकास में। क्या आपकी प्राइवेट स्पीच यानी निज भाषा क्या मदद करती है, आपके संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है, जबकि ये नहीं मानते हैं कि मदद करती है हमारी संज्ञानात्मक विकास में। दोस्तों तो ये आपकी 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही को याद है, यही दोनों से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे कि भाषा पहले आती है, वाइगोत्स्की कहते हैं, ये बोलते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। यहाँ पे भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है दोस्तों। तो आइए क्रम को बनाए रखते हैं और बिल्कुल वीडियो के साथ पूरे लास्ट तक आप जुड़े रहिए, सारा हम कवर करा रहे हैं इसमें। कर लेंगे अब इसी भाषा और विकास के बारे में, भाषा विचार से ही बारे में। चोम्स्की जी हमारे क्या कहते हैं, नोमान चोम्स्की जी बोले हैं कि जो भी हमारी भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है, भाषा अर्जन की क्षमता
जन्मजात होती है। मतलब कहने का मतलब इनका क्या है कि जो भी भाषा अर्जन करने की हमारी क्षमता है वो जन्मजात है। बच्चा अर्जन करने की क्षमता के साथ ही पैदा होता है और उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो भाषा को ग्रहण कर सकेगा, सीख सकेगा। इसी के मायने में इन्होंने एक LAD का नाम दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस इसको बोलते हैं हम लोग। क्या इसका फुल फॉर्म है? इन्होंने चौमस्की जी ने बात किया कि इसके LAD के बारे में। इसी के द्वारा भाषा बच्चा अर्जन करता है और ये जन्मजात लेके पैदा होता है। दूसरी इन्होंने बात किया, दूसरा इनका टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में इन्होंने बात किया। इसको बोलते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में सबके पास होती है। क्या? यूनिवर्सल ग्रामर। उसी से अलग अलग रूल, अलग अलग भाषा, विचार सब डेवलप होते हैं और उसी को हम लोग यूज करते हैं। ये सबके पास पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। यूनिवर्सल ग्रामर नाम की एक चीज़ होती है जो लोगों के पास, वो हमेशा इसी से सारे रूल और विचार और भाषाएँ निकलती रहती हैं और अलग अलग कल्चर के लोग यूज करते हैं और इसमें अपना संज्ञान डेवलप करते हैं। और LAD की बात करते हैं कौन? हमारे चौमस्की जी। यही दो इनसे क्वेश्चन बनता है कि LAD और यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करता है? नोमान चौमस्की जी बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि भाषा अर्जन करने की क्षमता बच्चे के पास जन्मजात होती है, वो बाहर से नहीं ग्रहण करता है। भाषा अर्जन की क्षमता उसके पास बनी रहती है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग बात कर लेंगे। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या इस समय जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का सबसे अच्छा टॉपिक हम लेके चल रहे हैं इस बार। क्या आपका हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा किसको कहेंगे? ठीक है। और टीचर सेंटर एजुकेशन जो था, टीचर केंद्रित शिक्षा किसको बोलते हैं? पहले हमारा क्या था? टीचर सेंटर एजुकेशन था। पहले इसको समझ लिए क्या था कि अध्यापक एक जगह बैठा रहता था। अध्यापक एक जगह बैठा है और सारे बच्चे अपना इधर लाइन से बैठे हैं। यहाँ से जो भी आदेश निर्देश देता था टीचर, वो इसको फॉलो करते थे। इनका कोई विशेष महत्व नहीं था। जो सुना वो जवाब दिया, जो आया वो बोला। ये लोग समझे ना समझे उसका विशेष उस पर असर नहीं पड़ता था, क्योंकि टीचर सेंटर था। अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। अध्यापक सामने था और बच्चे इधर बैठे हुए लाइन से, जो भी बोलता था पढ़ाता सुनाता था। बच्चे क्या समझ पा रहे हैं, क्या इनको दिक्कतें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, इससे विशेष उसको टीचर को मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चा इतना वो नहीं था कि अब जाकर पूछ सके और कर सके। तो ये हो गई हमारा क्या? टीचर सेंटर एजुकेशन। अब यहाँ पे हमारी बात होती है बाल केंद्रित शिक्षा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा कहने का मतलब यह है कि टीचर सेंटर में रहेगा। ठीक है, टीचर सेंटर में रहेगा और हमारे जो बच्चे होंगे, बच्चे चारों तरफ अपना पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको दिक्कत होगी वो कर सकते हैं। टीचर को सेंटर में रख के और बच्चों को ग्रुपिंग करके और सिखाया जाता है। कहा जाता है कि हाँ आप कुछ भी सीखें, पूछें टीचर से। टीचर सबका मदद भी करेगा, हेल्प भी करेगा। इसमें किस में? बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र में रख करके टीचर सारा काम करेगा, न कि सेपरेट होकर के काम नहीं कर सकता है। और बिल्कुल केंद्र में होकर हर बच्चे की समस्या समाधान करेगा, समस्या समाधानकर्ता के रूप में काम करेगा। इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा ये भी कहती है कि बच्चा को अध्यापक हमेशा समाधानकर्ता के रूप में होगा, न कि उसको दंडित और भाषाई रूप से प्रताड़ित करेगा। तो यहाँ पे हमेशा टीचर समाधानकर्ता करेगा किसका? बच्चे का। ये टीचर जो होता है अध्यापक, आप लोग देख लीजिए, अध्यापक एक समाधान कर्ता के रूप में बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक को एक समाधानकर्ता के रूप में माना गया है। और समाधानकर्ता के रूप में बच्चे की हर समस्या को सॉल्यूशन उसका देना काम है, न कि उसको दंडित करना और उच्च आवाज़ में, प्रताड़ित आवाज़ में कोई व्यंग बोलना। दोस्तों तो ये हो गई हमारे क्या? बाल केंद्रित शिक्षा। और चौमस्की जी को आप समझ ही लिए। अब आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? बने रहिए आप बिल्कुल। ये सारे टॉपिक जितने भी हैं आप बिल्कुल हम कवर करा रहे हैं, इसको देख के एक बार जाइए, बिल्कुल मददगार साबित हो गया आपके एग्जाम में। लेकर के बात कर लेते हैं। क्या है? प्रगतिशील शिक्षा। आप लोग बिल्कुल प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा को किए थे जॉन ड्यूई। इतना आप लोग याद रखिए, जॉन ड्यूई इसके प्रतिपादक थे, इसके जन्मदाता थे। किसके? प्रगतिशील शिक्षा के। यहाँ पे क्या था? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा को हस्तपरक अनुभव दिया गया, हस्तपरक अनुभव प्रदान किया गया। इसके द्वारा ये सीखने पर जोर दिए। क्या दिए?
कि बच्चा जितना करके सीखेगा, खुद से हाथ से द्वारा करेगा, कोई भी कार्य करके जो सीख रहा है बच्चा, उसको हमेशा के लिए वो बातें समझ आ जाएंगी, वो किसी कभी भी उसको भूल नहीं सकता है। तो ये जोर दिए, बस इतना जानिए कि जॉन डेवी इसके संस्थापक थे, किसके, प्रगतिशील शिक्षा के, और इन्होंने करके सीखने पे जोर दिया। बच्चों को ऐसे विद्यालय का एक निर्माण किया था उस समय इन्होंने, जिसपे कि हस्तपरक अनुभव दिए जाते थे, बच्चों को करके सिखाया जाता था, बच्चा इससे अपना विकास और डेवलपमेंट करता था दोस्तों। तो ये हो गया हमारा छोटा सा टॉपिक था, जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या, समाजीकरण। इसको बड़े में लिखेंगे, समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन। तो दोस्तों इस समाजीकरण का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, बच्चे के लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में इसमें बात की जाती है। समाजीकरण बच्चे के कितने माध्यम से होते हैं, एक तो फर्स्ट उसका समाजीकरण परिवार के माध्यम से होता है, दूसरा होता है पास पड़ोस, तीसरा हो जाता है आपका क्या, उसके बाद से वो विद्यालय जाता है, विद्यालय, फिर उसमें पीयर ग्रुप होते हैं यानी सहपाठी। ऐसे ही क्रम वाइज जो उसका विकास होता जाता है और नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचा जाता है, उसके अंदर सामाजिकता आने लगती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो सर्वप्रथम उसकी सामाजिकता की इकाई परिवार ही होता है, उसके संज्ञानात्मक विकास की इकाई परिवार ही होता है। परिवार से ही शुरुआत करता है क्या, सामाजिकता सीखना, कि हमारे परिवार में किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार से हम हमारे परिवार के लोग, माता पिता दादा दादी कैसे वर्क कर रहे हैं, किस अनुसार वो चल रहे हैं, तो सामाजिकता उसके अंदर आती है। फिर आ जाता है क्या, पास पड़ोस के बाद आता है उसमें क्या, पास पड़ोस से क्या चल रहा है, पास पड़ोसी कैसे हैं, किस व्यवहार के हैं, तो उसका भी असर पड़ता है उसके सामाजिकता पे। उसके बाद आपका आता है क्या, विद्यालय में वो सीखता है, विद्यालय में जाता है, टीचर द्वारा कुछ सीखता है। सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि अगर टीचर अच्छा हो, टीचर अनुशासित हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, टीचर का कर्तव्य अच्छा हो, तो बिल्कुल बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, बच्चा स्वयं आपको देख करके, अध्यापक को देख करके वो सीख जाएगा। तो ऐसा माहौल आपको रखना चाहिए किसमें, विद्यालय में, कि खुद ही वो आपको देख करके अनुभव कर ले कि हमें भी कैसे रहना है, किस तरह से पहनना है, ओढ़ना है, कपड़ा कैसे वेल मेंटेन रह करके आना है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा भाषण और वार्ता करने से अच्छा है टीचर के कि वो खुद ऐसा प्रतीत हो बच्चों के सामने, ऐसा व्यवहार करे कि बच्चा अनुकरण करके सीख ले, देख कर सीख ले कि हमें कैसा करना है। तो ये समाजीकरण होता है उसका विद्यालय के माध्यम से। और सहपाठी मतलब उसका पीयर ग्रुप से तो बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। अपने पीयर ग्रुप से जितना अच्छा सीख लेगा उतना अच्छा टीचर भी उसको नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि बच्चा टीचर से कोई क्वेश्चन पूछने और बात करने में हिचक खाएगा, लेकिन जो पीयर ग्रुप उसका बताएगा, सहपाठी बगल में बैठा जैसे वो बता देगा, वैसा वो कहीं से भी नहीं सीख सकता है। उसको जो सीखेगा वो हमेशा के लिए हो जाएगा और टीचर के सामने बिल्कुल फ्रंटली बात भी कर सकेगा, क्योंकि टीचर के नज़र में बच्चा कभी नीचा नहीं होना चाहता है। टीचर हमेशा, बच्चा ये सोचता है कि हमेशा इनके नज़र में हम बने रहें, तेज रहें, न कि टीचर हमको समझे कि हम नहीं सीख पाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जोड़ दीजिए आप, हमेशा क्लास में ये जोड़ देना चाहिए कि हमेशा सहपाठियों के साथ वो अनुभव करके सीख ले, न कि टीचर के पास उसको कम से कम हेल्प लेनी पड़े। आप मौका दीजिए उसको कि अपने सहपाठी से वो सीखे, तो ज़्यादा उसको बेटर रहेगा। टीचर के सामने वो गिरा हुआ महसूस नहीं करेगा, उसकी मानसिक तनाव स्थिति नहीं आएगी दोस्तों। तो ये हो गई आपकी क्या, समाजीकरण की इकाई हो जाती है, 3-4 इकाई होती हैं ऐसे ऐसे। आप बस इंपॉर्टेंट हम आपको दे रहे हैं कि ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही पढ़ने का टाइम भी आपके पास है, इसको पढ़ के जाइए। तो फिर आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे क्या, IQ, बुद्धि के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी दिक्कतें हैं, आप बिल्कुल मेंटेन कीजिए। आने वाले समय में अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से व्यवस्था दी जाएगी, और ये जो हाथ काले पड़ जा रहे हैं वो हाथ काले नहीं पड़ेंगे। आइए हम लोग बात करेंगे IQ रिलेटेड है किससे, बुद्धि से। इसमें क्वेश्चन पूछ जाता है, सर्वप्रथम इसका एक ही क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम IQ परीक्षण किसने किया था। तो इसमें होता है बीने जी ने किए थे 95 में। इनके एक और मित्र थे, लेकिन बीने का नाम सबसे पहले आता है। 1905 में इन्होंने परीक्षण किया था, किसका, बुद्धि का परीक्षण किया था। इसमें कहा जाता है कि अनेक अनेक लेवलों पे बुद्धि को डिवाइड कर दिया गया है। बुद्धि का जो IQ निकालने का फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिए। क्या होती है आपकी मानसिक आय, हाँ मानसिक आय होती है अपन MA/CA × 100, ये आपकी IQ की होती है। क्या मानसिक आय होती है, क्या आपकी है, और कॉग्निटिव आय क्या है, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे, वही आपका IQ आ जाएगा। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जानने की यही है
कहा जाता है कि 120 और 140 के ऊपर जिसका IQ होता है वो इंटेलिजेंट माना जाता है बच्चा। उसके नीचे नीचे आने आते 70 और 60 के बीच होता है वो मूढ़ बुद्धि माना जाता है, बिल्कुल मूर्ख माना जाता है। इसको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इससे याद रखना यही है कि बीने जी ने सर्वप्रथम परीक्षण किया था, IQ का फार्मूला है, अगर क्वेश्चन बने तो इससे आप हल कर सकें दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। अब क्या, समावेशी शिक्षा के बारे में, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं आपके, 2-3 जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। बाकी जो टॉपिक हैं जैसे लेकर के पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, ठीक है, कोलबर्ग हो गए, और RT एक्ट हो गया, शिक्षा नीति हो गई 2009, NCF हो गया 2005, जो भी है सारे टॉपिक हम करा दिए हैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट। उसको जाकर के आप वीडियो देख लीजिए, और इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारा आपको उसका लिंक दे देंगे, आप लोग यहाँ से भी देख लेंगे दोस्तों। बाकी जो टॉपिक मेन बचा है उसको हम इसमें डिस्कस कर दिए हैं। हम पियाजे को भी, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग को डिस्कस किए हैं इंडिविजुअल, काफ़ी अच्छे से किए हैं। वहाँ आप लोग वीडियो को देख लीजिए, हम लिंक दे देंगे उसका, सारे वीडियो का। NCF भी करा दिए हैं, 2009 भी करा दिए हैं, शिक्षा नीति जो है उसको भी करा दिए हैं। तो बचा एक था यही समावेशी शिक्षा, और जो बचा था इसमें हम सारा कवर कराए हैं आप लोगों को। तो समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जानिए जो भी पॉइंट है 3-4, कि ये बात करता है समावेशी शिक्षा हमेशा सबके लिए शिक्षा सबके लिए विद्यालय, ठीक है। इसमें बात करता है कि सबके लिए शिक्षा होती है, सबके लिए विद्यालय होता है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होता। अगर कोई विकलांग है, कोई कुछ भी है, तो आप कभी भी उसको उसकी विकलांगता या कुछ भी कह के आप उसे नहीं पुकार सकते हैं। इसका ये विरोध करता है। क्या, समावेशी शिक्षा हमेशा सबके लिए शिक्षा की बात करता है। इसमें कई सारे प्रावधान दिए गए हैं। सारे बच्चों के लिए एक ही विद्यालय होगा, उसमें आप एक्स्ट्रा जो भी उसको स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी, ब्रेल लिपि से लेकर जो भी है बच्चे के लिए जिसको जो ज़रूरत है, अगर कोई कम देखता हो, कोई पैर से दिक्कत हो, किसी को हाथ से दिक्कत हो, तो उसके लिए आप स्पेशल उसको रिक्वायरमेंट जो भी है प्रोवाइड कराएंगे। आप उसको रेगुलर विद्यालय में, नियमित विद्यालय में आने के लिए कहेंगे दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं एग्जाम में, जरूर 1-2 क्वेश्चन हर पेडोलॉजी सेक्शन में बनेंगे। आपका हमेशा जवाब पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें निगेटिव आपको नहीं जाना है। निगेटिव इसलिए नहीं जाना है कि कभी बच्चे को आप इसमें 2-3 पॉइंट हम समझ लीजिए, कभी बच्चे को अलग थलग करके नहीं, सेग्रीगेशन जो भी होता है अलग थलग करना, वो बिल्कुल नेचर के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, उसको आप कभी नहीं करते हैं। हमेशा समावेशी का बात यहाँ पे समावेश करता है, और सबको एक साथ शिक्षा देने की बात करता है। सारे बच्चों को, कुछ भी हो, विकलांग हो, थोड़ा कम मंद बुद्धि हो, कम दिखाई दे रहा हो, सबको एक साथ नियमित विद्यालय में आने दीजिए, सबके साथ पीयर ग्रुप के साथ उसको शिक्षा दीजिए। अलग थलग करने की बात नहीं करता। इसका जब भी ऑप्शन बनेगा आपके सामने, तो हमेशा आप उसी पर ट्रिक करेंगे जिसमें पॉजिटिव होगा, निगेटिव कुछ नहीं होगा। जिसमें अलग थलग करने की बात करता है, अलग बैठा देंगे, उसको विद्यालय आने से रोक देंगे, कभी कभी विद्यालय बुलाएंगे, माता पिता से उसका सपोर्ट लेंगे, फिर माता पिता सपोर्ट लेना था तो माता पिता ने एडमिशन कराया विद्यालय में, तो आप किस लिए हैं। तो इसलिए टीचर को हमेशा इस पर सपोर्ट करना चाहिए कि आप उसको नियमित विद्यालय बुलाएं और शिक्षा सबके साथ दें, ताकि अपने पीयर ग्रुप से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। और जिस चीज़ में दिक्कत हो, अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसको पीछे से आगे बैठा के बुलाइए और सैमपट के पास बुलाइए, अपने पास बैठाइए, ताकि उसको दिक्कतें आपको समझ में आ सके। ये आप पे डिपेंड करता है, टीचर लोगों पे डिपेंड करता है कैसे उसको डील कर रहे हैं। कभी भी इसको अलग थलग नहीं करके बैठाना है दोस्तों। तो इसके होता है क्या, इसमें होता है प्रतिभाशाली बच्चा एक आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सोशल मीडिया पर इसका हो रहा है कि किसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक वही होता है जिसके पास अपसारी चिंतन होगा, ठीक है, कुछ क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा, जिसके पास ये सारे गुण पाए जाएंगे। अगर कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, क्रिएटिव भी है, आप सारी दोनों दिया है तो आप दोनों क्लिक करेंगे। अगर आप सारी भी दिया तो आप सारी क्लिक करेंगे, क्रिएटिव दिया क्रिएटिव क्लिक करेंगे। अब प्रतिभाशाली बालक वही होता है जिसकी IQ 140 प्लस में होती है, वही प्रतिभाशाली बालक होता है। प्रतिभाशालिता वहाँ पे उसकी दिखाई देती है दोस्तों। तो इसमें आप ऑप्शन के अनुसार क्लिक करेंगे। अभी सारी चिंतन पे नहीं जाएंगे, आप सारी चिंतन में डाइवर्जेंट थिंकिंग पे जाएंगे, क्रिएटिविटी पे जाएंगे, रचनात्मकता पे जाएंगे। हमेशा आप सारी चिंतन वाले बालक में सारी चीज़ें पाई जाती है। प्रतिभाशालिता इसीलिए कही जाती है। और समावेशी शिक्षा के बारे में आप लोग इतना ही समझिए कि समावेशी सबके लिए समान शिक्षा की बात करता है, समान विद्यालय की बात करता है, एक साथ एजुकेशन की बात करता है, सारे बच्चों को
कुछ भी डिसेबिलिटी उसको एक साथ बैठा करके पढ़ाने की बात करता है, कोई अलग थलग करने की बात नहीं करता, अलग से शिक्षा की बात नहीं करता, उसको घर पर रख के शिक्षा देने की बात नहीं करता, माता पिता शिकायत की बात नहीं करता। बिल्कुल विद्यालय में नियमित रूप से उसको बुलाइए, नियमित शिक्षा दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको लय पकड़ लेगा, बच्चा सीख लेगा। दोस्तों बाकी सारे टॉपिक जितने भी हैं उसको हमने अपने पिछली वीडियो में कवर किए हैं, एक एक करके हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप लोग देख लीजिए। एग्जाम से पहले जरूर ऐसा वीडियो देख के जाइए। और आने वाले दिनों में 1-2 दिन 3 दिन जो भी बचा है इसमें हम आपको ईवीएस हिंदी के भी टॉपिक प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जो कि मेन पॉइंट जो होंगे, जो कि आपको 15 से 15 पेडोलॉजी कवर कराएंगे, वो आपको मदद करेंगे। आप लोग देख के जाइएगा, इस वीडियो को भी देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप लाइक करके जाएं और शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और आगे जा कर के आप लोगों का सपोर्ट हमें काम करे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।